आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। Good afternoon everyone. Please sit down. बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इस एनर्जी में और इस तरीके से देखने में। That's so nice. इतनी गर्मी में और इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। And that also for one and only Ravi Raj. Please give him a big round of applause. It's a great achievement that has come up. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा रवि के पेरेंट्स को भी हम साथ में यहाँ पे अपने स्टेज पे रखें। प्लीज आइए। जैसा आप लोग देख पाएंगे और आप लोगों को शायद पता भी होगा कि रवि विजुअली थोड़े से हम लोगों के लिए डिसेबल्ड रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि चैलेंज है, राइट वर्ड इज। एंड स्टिल उसके बाद में 182 रैंक ही हैज बॉट इन सिविल सर्विसेज। दैट्स अ ब्रिलियंट थिंग टू हैपन। देखो हर तरीके से चीज़ क्या होती है, हमारे साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम में रहे, दैट्स वन पार्ट। साथ में रवि की माँ है जिन्होंने रवि के इस पर्टिकुलर कंडीशनिंग में खुद पढ़ के, इन्होंने पढ़ना शुरू किया, ये पढ़ पढ़ के इनको बताती भी रही। कैन यू इमेजिन, हम लोग सब कुछ होने के बावजूद भी एक्सक्यूज लेते हैं, और जहां चैलेंजेस होता है वहां बंदा 182 रैंक लाता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन। और हम लोगों को ये समझना होगा, रवि के फादर हैं, मम्मा हैं, सब लोग, एवरीबडी है, इन सबका कंट्रीब्यूशन इतना शानदार रहा है जिसका कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। कभी इनसे पूछेंगे अभी हम लोग, आप भी इनसे समझेंगे। इस बात को सिर्फ आपको रियलाइज क्या करना है, पॉसिबिलिटी सबके पास है, लेकिन सभी के पास एक्सक्यूजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। हमें बस ये देखना है कि हम अपने एक्सक्यूज को कैसे बाहर करें। शायद आज रवि आपको इस मंच से ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि हाउ एंड वाई कैसे आप लोगों को क्लियर करना है। 24 घंटा ही है हमारे पास, किसी के पास ज़्यादा नहीं है। डोंट विश मोर आवर्स, विश लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। एंड नाउ द मंच है रवि के लिए। अब आप लोग इनको सुने। रवि प्लीज कंटिन्यू। अरे हाँ, ये एक देखिए, ये एक शानदार चीज है। प्लीज ऑल द बेस्ट, सो नाइस, ग्रेट। मैं टीम दृष्टि को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया गया है, और मेरी जर्नी में टीम दृष्टि की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स की भी भूमिका रही है, तो उनके प्रति जो मेरा विश्वास है या मेरी जो भावनाएं हैं, शायद मैं उनको शब्दों में वर्णित ना कर पाऊँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने स्क्राइब जो मेरे पास में है, आदित्य राजपूत, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए 50-55 टेस्ट लिखा और मेरी जर्नी में एक अहम भूमिका निभाई। सर अभी कुछ बातें बता रहे थे, अगर उसको मैं समराइज़ करना चाहूँ तो बशीर बद्र के एक गज़ल के कुछ शेर मुझे याद आ रहे हैं। वह है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और मुझे बताया गया है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है। तो परहैप्स बहुत सारे बच्चे 2025 का प्री दे रहे होंगे, तो उनके मन में अलग तरह के सवाल चल रहे होंगे, और जो बच्चे 2026 या उसके बाद प्री मेंस देने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे अन्य किस्म के सवाल चल रहे होंगे। तो जो आम तौर पे आप लोगों के रिसोर्सेज के बारे में बातें होती है या बाकी स्ट्रैटेजी की बातें होती है, उन सबको मैं चाहूँगा कि मैं एक एक करके खुद से लूँ और खुद ही सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूँ और फिर उनके उत्तर खुद ही दूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे कैसे स्थिति बनती है। एक जो पहला प्रश्न आप सबका रहता है कि हिंदी माध्यम को लेकर के कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं रह रहा है। बहुत सारे लोग भाषा को लेकर के आशंकित होते हैं कि क्या हिंदी अच्छा रहेगा या हमें इंग्लिश की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें भाषा को छोड़ने की जगह पे खुद जो बने बनाए ढर्रे हैं उनको छोड़ना चाहिए। हमें अपनी अच्छी रणनीति के साथ आगे की तैयारी पूरी करनी चाहिए
और इस क्रम में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो प्री के स्तर पे होती है सीसैट के रूप में, क्योंकि सीसैट के स्तर पे ही अधिकांश हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी साइड हो जाते हैं और फिर मेंस में बहुत कम शामिल हो पाते हैं। तो इस स्थिति में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सीसैट विशेष रूप से कॉम्प्रिहेंशंस को अच्छे से टैकल करते हो, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर, क्लॉक, तो ये चीज़ें टॉपिक्स बहुत आसान भी हैं और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंशन आप आराम से सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। और जो हिंदी माध्यम का सबसे बड़ा बैरियर के रूप में प्री खड़ा रहता है वो आपका क्लियर हो सकता है। हिंदी माध्यम की दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो होता है मेंस में आंसर राइटिंग को लेकर के। शायद आप में से बहुत सारे लोगों का पूरा हो चुका होगा सिलेबस, बट ऑनेस्टली आप लोगों ने 2-4 क्वेश्चंस ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट अभी तक किया होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके आंसर राइटिंग हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और नियमित रूप से लेखन का अभ्यास करना, सही गुणवत्ता के साथ, सही स्पीड के साथ, सही प्रेजेंटेशन के साथ, यही आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। कालक्रमेण में आंसर राइटिंग के पर भी आऊँगा स्पेसिफिकली, बट अगर मैं हिंदी माध्यम की तीसरी बड़ी बात करूँ जो आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आमतौर पे इंटरव्यू के रूप में जाना जाता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भाग है वो मेंस के रिज़ल्ट आने के बाद और इंटरव्यू के होने के बीच में जो 1 महीने का पीरियड होता है उसमें आप पूरा कर सकते हो, बट शायद ये एक सब्ज़ बाग है, सच्चाई से बहुत दूर है। अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलप करना होता है तो इसके लिए सालों का परिश्रम करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचना शुरू किया था उसी समय से मैंने अपने व्यक्तित्व पर काम करना शुरू किया था और इस क्रम पे मेरी भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा का विकास कैसे करना चाहिए, अपने बात करने के तरीके, लेखन के तरीके, क्योंकि लिखना भी अपने व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा होता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का तरीका, अपने विचारों के संतुलन से संबंधित जो पक्ष है, इन सब पे मैंने केयर करना शुरू से कर दिया था। तो आई रियली अपील कि आप सब भी अभी से ही, शुरू से ही अपने पर्सनालिटी पर काम करें, भाषा पे काम करें, और बिल्कुल सत्यनारायण स्वामी की कथा के जैसा सुनने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को अमल में लाने की ज़रूरत है। तो हिंदी माध्यम की जो चुनौतियाँ थी सबसे पहले तो मैंने उस पर डिस्कस किया। एक क्वेश्चन आप में से अधिकांश लोगों का होगा कि 2025 का जिनको प्री देना है उनको नेक्स्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए या कमिंग 1 महीने में क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि उनको नए टॉपिक्स को पढ़ने के स्थान पे या नए कंटेंट के जुटाने की जगह पे जो उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, तैयार कर रखा है, उसके रिवीजन पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और साथ साथ कुछ PYQs या जो भी अच्छी गुणवत्ता वाले टेस्ट हैं उनको अटेम्प्ट करते रहना चाहिए। और आई थिंक कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जैसे जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ GS पेपर 1 है उन सब पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। साथ ही CSAT की चुनौती की बात तो मैंने पहले भी की, तो लास्ट के पिछले 5-7 वर्षों के जो PYQs है या 10 वर्षों के PYQs है CSAT के, उन सबको ठीक से अटेम्प्ट करना चाहिए बिना किसी नए टॉपिक्स और नए चैप्टर्स को पढ़ने के स्थान पे। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो एक बड़ी चुनौती या एक बड़ी बात जो अभी तक मुझे मेरे अनुभव में सामने आई है कि एक बड़ी समस्या होती है गुणवत्तापूर्ण आंसर राइटिंग की। बच्चे पूछते हैं अक्सर कि एक सही आंसर कैसे लिखा जा सकता है या सही आंसर की विशेषताएं क्या क्या होती है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मेंस में मेरे 790 मार्क्स आए हैं जो कि काफ़ी डिसेंट से मार्क्स है और शायद ऑल इंडिया रैंक 182 में इसकी एक अहम भूमिका रही है। तो आंसर राइटिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपका स्टैटिक पोर्शन विद आपका करंट अफेयर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और अपने स्टैटिक पोर्शन को छोड़ देते हैं। वो करंट अफेयर पे ही रोज़ का 4 घंटा 5 घंटा देते हैं और बाकी चीज़ों को स्किप करते जाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टैटिक को तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं
बट करंट अफेयर को छोड़ दे जाते हैं और वो वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर या एग्ज़ाम के बिल्कुल शुरू में जो एक साल का करंट अफेयर वाले प्रोग्राम से शुरू किया जाते हैं उसमें खुद को इनरोल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम करंट अफेयर को उसके ज़रूरत के अनुसार महत्व दें और स्टैटिक पोर्शन पे पर्याप्त ध्यान दें तो दोनों का जो समावेश होगा और फिर जो आंसर राइटिंग आप करोगे दोनों के मिक्सचर से तो वो काफ़ी अच्छी होती है। बिकॉज आंसर राइटिंग में जो करंट अफेयर है वो कहीं ना कहीं दाल में तड़का के बराबर है कि अगर दाल में आप तड़का नहीं लगाते हो तो काफ़ी कॉमन सा दाल लगेगा, बट जैसे आप उसमें तड़के का इस्तेमाल करते हो तो वो दाल काफ़ी टेस्टी हो जाता है। तो करंट अफेयर अलॉन्ग विद स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़रूरी है अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। सिमिलरली आंसर राइटिंग के क्रम में फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम्स, प्रेजेंटेशन इन सब का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और इसके साथ साथ तो पता ही है कि उसको भूमिका बनाना होता है, बॉडी लिखना ही होती है, कंक्लूज़न लिखना होता है और इन सब में आपकी प्रैक्टिस बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। पिछले साल जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया था उस क्रम में उसमें मैंने लगभग 50 से 55 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि एग्ज़ाम के दौरान चूँकि मेरे स्क्राइब भी अच्छा लिख रहे होते थे तो कुल मिला के सम्मिलित परिणाम ये हुआ था कि मैं आमतौर पे 20 का 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करता था और फिर 5 से 10 मिनट बचा भी लेता था। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो आप लोग को भी रिगरस प्रैक्टिस करनी चाहिए और अगर समय है तो शुरू से ही प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों पे तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि क्या नहीं करना चाहिए। वो ये है कि टाइम को किल नहीं करना चाहिए। आप में से बहुत सारे होंगे कि अभी यहाँ से निकलेंगे उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में जा कर के या फिर कैफेटेरिया में बैठ कर के थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे और गप्पे लड़ाएंगे, बट अल्टीमेटली दैट एंड्स अप गिविंग यू नो बेनिफिट। तो कभी कभी इंजॉय करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है समय का वो आपकी पढ़ाई पे जाना चाहिए और वो पढ़ाई कहीं ना कहीं रोट लर्निंग की जगह पे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे होते हैं वो रोट लर्निंग को ही सही तैयारी मान रहे होते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स रट गए, बहुत सारे फिगर्स को रट गए और लग रहा होता है कि यही सब कुछ है, यूपीएससी इसी का डिमांड कर रहा है। बट इनफैक्ट यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, योर अंडरस्टैंडिंग, और इसके लिए रटने के स्थान पे हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो नहीं हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम लोग बहुत बार करते हैं कि पहले दृष्टि से नोट्स पढ़ लिए उसके बाद फिर दूसरे बुक्स जो है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी देखने लगते हैं, फिर जो बाकी के स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उन सबको भी देखने लगते हैं और पता चलता है कि वी रीड 10 बुक्स बट सिर्फ एक बार। बट मेरा ये मानना है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने की तुलना में एक ही पुस्तक को 10 बार पढ़ना ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके जो टीचर्स है, मेंटोर्स है, वो आपको बता रहे हैं उन सब पे बिलीव करो और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करो एंड बिलीव इन योर टीचर्स एज वेल, क्योंकि हमारी जितनी उम्र होती है उससे ज़्यादा टीचर्स के अनुभव होते हैं तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी हमारी जो कंपनी हो, हमारे जो दोस्त हो वो बहुत पॉजिटिव वातावरण वाले हो। आई मीन कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का संचार न करके पॉजिटिविटी का संचार करे, वो सही डायरेक्शन आपको दे। अगर आप कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मोटिवेट करे। तो बहुत सारे दोस्तों को रखने की जगह पे कुछ 4-5 अच्छे दोस्तों को रखना कहीं ज़्यादा यूज़फुल है। अब मैं अगर बात करूं कि हमें क्या करना चाहिए तो आई फील कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो करने की कि हमें प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। बच्चे कई बार प्री को अलग के रूप में देखते हैं, अलग नज़रिए से देखते हैं और मेंस को अलग नज़रिए से देखते हैं और उसी के अनुरूप अलग अलग तरीके से तैयारी करने की बात करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि प्री और मेंस को एकीकृत रूप में देखना चाहिए और हमें पढ़ाई दरअसल मेंस की करनी होती है, प्री तो उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो प्री और मेंस की एकीकृत तैयारी होनी चाहिए, साथ में अलग अलग टेस्ट के माध्यम से या प्रैक्टिस के माध्यम से हम प्री और मेंस को थोड़ा सेग्रीगेट कर सकते हैं।
एक और चीज़ ये है कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ हिस्ट्री तक सीमित न रख करके उसको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इंटरनेशनल रिलेशन या करंट अफेयर के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी भारत और चीन के बीच जो संबंध है ऐतिहासिक रूप से, तो इसको हम इतिहास के रूप में देखेंगे, बट एट द सेम टाइम इसी से जुड़े क्वेश्चंस आईआर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जिन बच्चों ने इतिहास को आईआर के नज़रिए से भी देखा है वो उसे बहुत आसानी से और अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको हर सब्जेक्ट के साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसको इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करो, आप उसको हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करो और पॉलिटी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा होता है। बस ज़रूरत ये होती है कि हम उस गहराई को, उस जुड़ाव को देख पाए। देन बहुत ज़रूरी है कि आप हार्ड वर्क पर फोकस करें। जो बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट्स की बात करते हैं, उनको लगता है कि बस सब कुछ 2 दिनों में हो जाना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होता है। यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है। 1 से 1.5 साल तो पूरी तैयारी में ही लग जाता है और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम का एक साइकिल पूरा होने में लगभग 1.5 साल लग जाता है। तो इट मिनिमम रिक्वायर्स कि आपके पास 2.5 से 3 वर्ष हो इस एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम को पहले प्रिपेयर करो और फिर साइकिल से मुक्त हो जाओ। तो शॉर्टकट की जगह पे यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, हार्डवर्किंग होना चाहिए और परसिवरेंस आपके अंदर होना चाहिए। जहाँ तक बात है, ज़्यादातर बच्चों में जो मैंने एक सवाल देखा है कि डिमोटिवेशन होते रहता है। बच्चे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, उन्हें लगता है कि अब मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। इनफैक्ट ये मुझे भी लगता था कि शायद ये मेरा जो प्रयास है वो भी विफल हो जाएगा और सफलता मुझे नहीं मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में खुद को संयमित रखना बहुत ज़रूरी होता है। अप्स एंड डाउन्स ये पार्ट एंड पार्शल ऑफ दिस जर्नी है, वो होते रहेंगे। अगर आप महीने में 4 दिन थोड़ा डाउन लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। आपको बाकी के 25 या 26 दिन जब आप बहुत ठीक स्थिति में हो, संतुलित मानसिक अवस्था के में हो, तो आपको उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। और अगर आप डिमोटिवेटेड हो तो इसका बहुत आसान सा सल्यूशन ये है कि आप अपने अच्छे दोस्तों के संगति में जाओ, अपने पेरेंट्स या वेल विशर्स के पास जाओ एंड दे विल मोटिवेट यू। आप इसके साथ साथ हर दिन थोड़ा सा टाइम निकालो जिसमें आप अपने हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो। किसी की हॉबी कुकिंग हो सकती है, कुछ लोगों की हॉबी मूवीज़ को देखना हो सकता है, कुछ लोगों की हॉबी सिंगिंग या गाने सुनने हो सकते हैं। तो ऐसे हॉबीज़ को जब आप परस्यू करते रहते हो तो आसान हमारी जो जर्नी होती है वो आसान हो जाती है। और ज़िंदगी में मोनोटोनस जो एक अप्रोच डेवलप हो जाता है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, सुबह पढ़ना है, रात को फिर सोना है, तो ये अप्रोच से बाहर आ जाते हो आप और ज़िंदगी को हमेशा खुशनुमा बना करके रखते हो। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया, बाकी चीज़ों को कैसे देखना है शर विल टेल यू एंड वी विल हैंडल अकॉर्डिंग टू दैट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपके पास अगर प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं बोला सर डिस्ट्रैक्शंस के बारे में थोड़ा बताइए, ओके, कैसे बचें। आई थिंक हंसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग भी डिस्ट्रैक्टेड ही होंगे और बस उनके कंधे पे आप लोग बंदूक रख करके अपना काम निकाल रहे हो। तो डिस्ट्रैक्शन निश्चित रूप से ये भी मैं मानता हूँ कि एक अभिन्न हिस्सा है इस जर्नी का, क्योंकि 1.5-2 साल की लंबी जर्नी है, 2.5 साल की जर्नी है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही स्वाभाविक है। तो इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन मुझे पता है और जो मैं यूज़ किया करता था कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है, इसका जवाब मेरे पास हमेशा होता था। आप अगर यूपीएससी करना चाहते हो तो ये उत्तर है क्या करना है, और क्यों करना चाहते हो तो ये तो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल हो सकता है आंसर। तो अगर आप अपने क्या और क्यों को हमेशा याद रखते हो तो डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे बट वो उतनी ही जल्दी जाते भी रहेंगे। सो मेरा तो यही मानना है कि डिस्ट्रैक्शन के लिए इन चीज़ों पे ध्यान दो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही कुछ अच्छे दोस्तों के साथ रहो, मेंटोर्स के बात को फॉलो करो, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही आसानी से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट। भैया हम पूछ रहे हैं कि जैसे मुझको 2025 का अटेम्प्ट देना है, तो फिर टेस्ट में जो है हम जहाँ पे गलती कर रहे हैं
जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसमें हमको उसका सॉल्यूशन जो है उसको पूरा करना पड़े। नहीं, यहाँ पे मेरा मानना ये है कि अगर हम पूरा सोल्यूशन को पढ़ते, पूरा एक्सप्लेनेशन को पढ़ते तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और अभी हमारे पास महज 1 महीना समय है। तो जिन टॉपिक्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते होंगे जिसको आप वैसे तो सही कर सकते हो बट आप वहाँ पे कुछ कारणों से सही नहीं कर पा रहे हो, तो उन टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लिया करो। वैसे मैं एक बात बताऊं कि जो हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसका बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं होता है कि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है। उसका बस ये उद्देश्य होता है कि हमारा मानसिक वातावरण इस तरह का हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो हम उसके साथ कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट और बाकी की चीज़ें सही हो जाती है। तो जहाँ तक एक्सप्लेनेशन का मामला है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल उन टॉपिक्स के उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को पढ़ो जो आपने गलत कर दिया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे ही जिसको आप वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि आपके पास अभी लिमिटेड टाइम है इसलिए अभी उन एक्सप्लेनेशंस के चक्कर में मत पड़ो। तो भैया जैसे हमारा अभी जो है जस्ट फाउंडेशन अभी कंप्लीट हुआ है, तो फिर इसके लिए हम अपना जो है नोट्स और पीवाईक्यू और जो मंथली मैगजीन है उसको दोहराएं तो उससे हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत नए रिसोर्सेज की कोशिशें जैसे मत करो। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन जो है वहाँ से कुछ मतलब स्पीसीज जो हैं उसमें से बस करंट वाला भी देखें कि पूरा मतलब नहीं नहीं, सिर्फ करंट वाले स्पेसिस, क्योंकि और बाकी के स्पेसिस इतने हैं कि अगर हम वो देखना चाहेंगे तो साइंस शायद नेक्स्ट साइंस लाइन। टेक के लिए जो है हम पूरा डिफेंस के लिए पढ़ें या फिर पूरा करंट अफेयर पे भी बस निर्भर नहीं हो नहीं, जाएं? करंट अफेयर्स इनफ होता है, बिकॉज देखो आपको कट ऑफ अगर आप चेक करो तो वो 90-95 से ज़्यादा कभी नहीं जा रहा है पिछले 4-5 सालों में। तो आपको 100 में 200 लाना है नहीं, आपको 100-105 का टारगेट करना चाहिए और आप सेफ साइड में रहोगे। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाइंग है, तो बस जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब पे काम करो, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड टेक, आईआर, इन सब के करंट अफेयर को देखते चलो। भैया जैसे हिस्ट्री का है तो फिर इसमें मॉडर्न इंडिया के देख रहे हैं इस वक्त कम क्वेश्चन आ रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा बन रहा है, तो फिर हिस्ट्री के लिए हम कहाँ से तैयार करें? कोई यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो जैसे कभी भी मॉडर्न अभी हिस्ट्री को भी वेटेज दे अभी सकता है। मेडुअल और मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस करना मतलब ज़रूरी है कि अभी कम में हो जाएगा? नहीं, मेरा मानना है कि आप तीनों पर बराबर फोकस करो, वो कभी भी आ सकता है। और हिस्टोरिकली यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी पूछते रही है प्री में, बट लास्ट के 2 सालों में आर्ट एंड कल्चर उनका फेवरेट हो चुका है, तो आप किसी को स्किप अगर करोगे तो शायद तकलीफ में आ सकते हो। थैंक यू भैया। ओके। भैया मैं आपसे तो ऐसे पर्सनली मैं पूछ सकता था ये सवाल, लेकिन मैं ये सर्वहित में मैं पूछना चाहूँगा आपसे। देखिए भैया, क्योंकि एक महीने अभी एग्ज़ाम की बची हुई है, तो भैया जैसे कि पीटी को लेकर के तो जो तैयारी होती है तो हो ही रही है, जीएस पेपर 1 हो या सी सेट हो, लेकिन भैया मेंस को लेकर के अभी क्या करना चाहिए? या थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए या उसे पूरी तरह से स्किप कर देना चाहिए अभी पीटी तक? तो कुछ समय पहले मैंने ये आंसर दिया था कि प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ की जानी चाहिए। दरअसल पढ़ाई तो हम मेंस के उद्देश्य से ही करते हैं, यस सर। और प्री और मेंस को बस प्रैक्टिस अलग अलग करते हैं। यस। पर जो हमारे पास अभी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता है भी आपको प्री ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए और प्री ओरिएंटेड ही आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, तो मेंस को कुछ समय तक रोक सकते हो। ओके भैया, कंग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। सर हमारा आपसे सवाल है कि क्या आपने एनसीईआरटी किताब फॉलो किए थे? यदि फॉलो किए हैं तो आपको मेंस एवं प्रीलिम्स में कितना फ़ायदा हुआ? निश्चित रूप से मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था, और निश्चित रूप से प्री और मेंस दोनों में इसकी बड़ी भूमिका रही है। ज्योग्राफी को लेकर के तो मेरा यही मानना है कि अगर कोई 11th 12th या 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ ले, हिस्ट्री को लेकर के भी ये कमोबेश मेरी यही राय है कि अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी 9, 10, 11, 12 ठीक से पढ़ लिया जाए तो शायद किसी दूसरे सो कॉल्ड स्टैंडर्ड किताब की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है। कुछ टॉपिक्स जो उनमें मिसिंग हो तो उसको हम दूसरे बुक्स से पढ़ सकते हैं, बट वो एनसीईआरटी से चल जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी अगर देखें तो क्लास 11th की जो एक एनसीईआरटी है जिसमें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से आर्थिक विकास की चर्चा की गई है, तो वो भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए, और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि समझना भी चाहिए। उसमें जो बिटवीन द लाइंस बातें कही गई है
अर्थात जो बातें नहीं कही गई है बट वो कही गई है। शायद ये एक पैराडॉक्स आपके लिए हो सकता है, बट कुछ ऐसी बातें एनसीईआरटी में है जो बताई तो स्पष्ट रूप से नहीं गई है बट उसमें वो बात बताई जाती है, तो आपको वो समझना चाहिए और ये कैपेबिलिटीज़ आपको अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। फिर एनसीईआरटी का एक लाभ ये भी होता है कि इसकी भाषा का स्तर बहुत अच्छा होता है, तो भाषा का विकास अगर आप चाहते हो तो उसमें भी एनसीईआरटी की अहम भूमिका होती है। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। सर मुझे आपसे पूछना है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, क्या आपकी रूटीन थी? जहाँ तक पढ़ने की घंटे की बात है तो मेरा ये मानना है कि हर एक व्यक्ति का ये अपना अपना पोटेंशियल होता है। मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हर एक इंसान ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता होती है, खाना सोना और बाकी चीज़ें, उसको छोड़ दे तो कुछ एक दो घंटे अपने हॉबीज़ को परस्यू करने के अतिरिक्त तो मैं पूरा टाइम पढ़ाई करता था। इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मुझे पढ़ना पसंद है। बट मैं ये भी मानता हूँ कि पढ़ाई इतनी भी खूबसूरत चीज़ नहीं है कि आप उसके साथ 24 घंटे लगे रहो। तो आप अगर 8 से 9 घंटे पढ़ाई करते हो तो वो सफिशियंट होगा, बट एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, तो उस समय आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा कर सकते हो। बट बाय द वे आप अगर 8-9 घंटे हर दिन पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, तो शायद ये सफिशियंट होगा। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन सर। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन यही है कि मतलब आप जैसे मेरा विषय आप अपना सभी विषय पर कितना कितना घंटा देते थे पढ़ने के लिए? देखो, जहाँ तक सभी विषयों पे घंटे की बात है तो इस संबंध में मैंने 2-3 चीज़ें देखी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हर दिन को अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं और उनका ये होता है कि 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा ज्योग्राफी पढ़ना है, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, कुछ इस तरह से। मेरे से ये नहीं हो पाता था क्योंकि मेरा फ्लो टूट जाता था। तो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करता था उसे मैं पूरा ख़त्म करने के बाद दूसरे सब्जेक्ट को पिक करता था। अब उसमें वो 1 महीना लग जाए या 15 दिन लग जाए। दूसरी बात ये है कि हर सब्जेक्ट को इक्वली हम वैल्यू नहीं दे सकते। मीन्स निश्चित रूप से उस विषय का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, बट यूपीएससी हम लोग ज्ञान अर्जित करने से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए कर रहे होते हैं तैयार। तो जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, तो इन सब पे अपेक्षाकृत कम समय दे करके भी हम लोग का काम चल सकता है और कम समय देना ही चाहिए। जबकि जो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब पे हमें पर्याप्त समय देना चाहिए। और इस क्रम में मैं सोशल इशूज़ या जो जीएस पेपर 1 में सोसाइटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि विगत 2-3 वर्षों से सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सोसाइटी के प्रति अवेयर रहो और जो क्लास में नोट्स दिए गए हों या जो लेक्चर्स कंडक्ट किए गए हों उस पर थोड़े से केयरफुल रहो और उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। साथ ही सोसाइटी के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन होते हैं, मतलब अगर आप अवेयर हो, आपकी सोचने की शक्ति अच्छी है तो आप उसको टैकल कर सकते हो। तो थोड़ा सा अवेयर शुरू से रहने की ज़रूरत है। और जीएस पेपर 1 को हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी ना के रूप में ना देख करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी 3 सब्जेक्ट्स के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बधाई भैया। धन्यवाद। मैं भी नवादा से हूँ भैया। मैं 2027 में मतलब यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं करेंट अफेयर को मतलब किस किस चीज़ को मैं फॉलो करूँ। और अगर द हिंदू को बोला जाए तो मैं इंग्लिश में मतलब मैं बहुत वीक है मेरा, तो उसको मैं किस चीज़ से मतलब कैसे कंट्रोल करूं और कैसे फॉलो करूं मतलब करेंट अफेयर को। सबसे पहले तो आप नवादा के हो तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। जहाँ तक बात है करेंट अफेयर 2027, तो 2025 तक तो एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा करेंट अफेयर के चक्कर में मत पड़ो। मेरा ये मानना है कि हमें कम पढ़ करके ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे तो यू विल एंड अप हैविंग नथिंग। तो करंट अफेयर में थोड़ा सा आप अवेयर रहो, कुछ पेपर पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर। बट अभी करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना या उसके रिविजन्स मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता है। इसके लिए आप 2026 के जनवरी या मार्च के से शुरू कर सकते हो और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बड़ा मिथ है कि योजना और कुरुक्षेत्र भी मैगजीन्स पढ़ने होते हैं, डाउन टू अर्थ भी कुछ लोग बोलते हैं। मैंने आज तक वो टच भी नहीं किया है।
अब तो प्रश्न उठता है कि मैं क्या करता था। मैं ऑन बहुत ईमानदारी से बताऊंगा। सबसे पहले मैं तो दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण था होता है वो पढ़ता हूँ, तो मैं ये पढ़ लेता था। पर इसका एक फ़ायदा ये तो होता ही था कि इससे भाषा पे बहुत ज़्यादा निखार आता जाता था, और जो समाज में, देश में, दुनिया में घटनाएं घटित हो रही है उससे आप अवेयर रहते थे। उसका एक साइक्लिक वे में हमारे मन मस्तिष्क पे उसका एक प्रिंट बनता जाता था। जो मैं करता था कि अगर मैं बात करूँ तो मैं दृष्टि की मैगजीन को फॉलो करता था, जो मंथली मैगजीन होती है। एंड आई फील कि अगर आप उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग दृष्टि के वेबसाइट्स को भी फॉलो करते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट मैं व्यक्तिगत रूप से मैगजीन को ज़्यादा फॉलो करता था, उससे मेरा काम हो जाता था। क्योंकि मैं हर दिन अखबार तो पढ़ ही रहा था, दैनिक जागरण, बट मंथली के लिए मैं दृष्टि के मैगजीन को पढ़ता था। एट द सेम टाइम दृष्टि के कुछ एपिसोड्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं मुझे वो बहुत पसंद थे। उसमें एक था डेली ऑडियो लेक्चर या ऑडियो आर्टिकल कुछ नाम है, जो हर दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो को अपलोड करता है जिस पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उसे सुना करता था। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मुझे प्रतीत होता है। फिर करेंट अफेयर्स के लिए एक वीकली प्रोग्राम चलता था, वीकली करंट अफेयर करके, तो मैं उसको सुना कर, इनफैक्ट अभी मैं सुन नहीं रहा हूँ तो मैं नाम भूल जा रहा हूँ एग्जैक्टली, बट वो मैं फॉलो करता हूँ। देन दुनिया इस हफ्ते भी एक कार्यक्रम होता है जिसपे किसी घटना को लेकर के, ग्लोबल अफेयर्स की, उसको डिस्कस उसमें किया जाता है। तो ये 3 यूट्यूब पे जो प्रोग्राम्स हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको फॉलो करता था। इसके साथ साथ जो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ आपको यूट्यूब सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है या एडिटोरियल्स है उनका कंपाइलेशन मिल जाएगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको देख सकते हो। क्योंकि आप जब आर्टिकल्स पढ़ते हो या संपादकीय पढ़ते हो तो आपका एक स्पष्ट मनोविज्ञान विकसित हो जाता है। आपका कंसेप्ट तो क्लियर होता ही है, साथ ही आपके अंदर एक स्पष्ट विचार विकसित होता है कि किस स्थिति में हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत कर रही है, तो यहाँ पे क्या सुझाव हो सकते हैं। तो जो अलग अलग इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स होते हैं या एडिटोरियल्स होते हैं, आप उन सबको फॉलो कर सकते हो और इसके कंपाइलेशन आपको डिफरेंट पोर्टल्स पे मिल जाएंगे। तो मेरे तो यही रहते थे कि मैं दैनिक जागरण विद दृष्टि मैगजीन, दृष्टि के 2-3 यूट्यूब प्रोग्राम्स एंड कुछ मेरे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के कंपाइलेशन को पढ़ा करता था। एट द सेम टाइम जब मैं बैठा रहता था तो मैं न्यूज़ सुना करता था। फॉर एग्जांपल रात को दूरदर्शन पे एक न्यूज़ आता है, डीडी न्यूज़ पे न्यूज़ नाइट्स, या रेडियो न्यूज़ पे समाचार संध्या या समाचार प्रभात आता है, 15-15 मिनट का होता है, तो मैं उसमें से समाचार संध्या सुना करता था। तो इससे भी मैं अवेयर रहता था क्योंकि वो सरकार का स्रोत होता है तो काफ़ी ऑथेंटिक भी होता है, तो वो भी काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल रहा। बाकी जहाँ तक बात है डाउन टू अर्थ, कुरुक्षेत्र और योजना। हेलो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, GS4 में जो एथिक्स है उसके लिए एग्जाम्पल का बहुत महत्व होता है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ से कलेक्ट करें? जैसे किसी ऑफिसर ने कोई अच्छा काम किया तो उसका एग्जाम्पल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? जो एग्जाम्पल्स की जहाँ तक बात है, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलते जाते हैं। मैंने बहुत पहले कहीं सुना था कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू शुड कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन वाइल स्लीपिंग ऑल्सो। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो, फोकस्ड हो, तो आपको इधर उधर की बहुत सारी बातें भी पता चलती है और उन एग्जाम्पल्स का आप इस्तेमाल GS पेपर 4 में कर सकते हो। जब दृष्टि के द्वारा मेंस मेंटरशिप चलाया जा रहा था तो हमें कंपाइलेशन ऑफ सम एग्जाम्पल्स दिए गए थे, जिसमें ईमानदारी है तो ईमानदारी टॉपिक लिख करके उसमें कुछ सिविल सर्वेंट्स या जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है उनका नाम और उनके वर्क्स के बारे बताया गया था, बिल्कुल 2-4 लाइनों में। कंपैशन है तो कंपैशन से जुड़े 2-4 लोगों के बारे बताया गया था और उनका नाम दिया गया था, तो उससे भी मुझे बेनिफिट मिला। तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो करो और इंतज़ार करो, अगर मेंस मेंटरशिप में ईश्वर आपको मौका देते हैं तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। एंड थर्डली जो टॉपर्स की कॉपियाँ होती हैं उसका भी आप लाभ ले सकते हो। हेलो सर, जय हिंद सर। जय हिंद सर। जैसे मैं जियोग्राफी के सर इस समय सब्जेक्ट चल रहा है और सर हमारे पॉलिटी ख़त्म हो गया है, और जैसे जो पहले वाले जो सब्जेक्ट ख़त्म हो गया सर उसको हम जो पढ़ते हैं जियोग्राफी, तो पिछले वाले सर भूल जा रहे हैं।
फिर आगे वाला है, फिर कैसे हमको पढ़े, फिर दोनों चीज़ अच्छे से नॉलेज हो जाए सर। इसका एक सबसे आसान और सबसे सही तरीका जो मुझे प्रतीत होता है वो होता है रिवीजन। आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। आप में से ज़्यादातर लोग क्या करते होंगे कि सब्जेक्ट्स को आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम के ठीक पहले ही उसको खोल के देखते होगे कि अच्छा ये भी पढ़ा था मैंने, और तब तक पता चलता है कि ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, दोनों के बीच डिफरेंस ढूंढ पाना ही बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो रिवीजन करते रहना ज़रूरी है। और रिवीजन के लिए अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी को बताऊं तो मैं जिस चीज़ को आज पढ़ता हूं उसे कल रिवाइज़ करूंगा, फिर 1 सप्ताह के बाद रिवाइज़ करूंगा, फिर 1 महीने के बाद रिवाइज़ करूंगा, फिर 4 से 5 महीने के बाद रिवाइज़ करूंगा, और एग्ज़ाम से ठीक पहले तो बार बार रिवीजन करना ही है। और सर तो जब हम आंसर रेटिंग करते हैं तो मुझे शंका रहता है, जैसे हमको लग रहा है सर ये गलत है, बार बार ये मुझे लग रहा है गलत है, लेकिन हम जब चेक करवाते हैं तो सर बताते हैं हाँ ठीक है, प्रयास सही है, अच्छा है। मुझे डाउट लग रहा है कि हम लिखते हैं तो हमको गलत लग रहा है, ये कैसे सुधारे सर? सबसे पहले तो जो शिक्षक है उनके योग्यता और उनके बातों पे विश्वास करना सीखो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियां हो सकती हैं आपसे और सर नहीं बता रहे किसी कारण से, तो आप खुद थोड़ा सा ढूंढो कि कहाँ पे गलती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखो, आज सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशंस जुटा सकते हो। अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, जेमिनाई का इस्तेमाल करो, जिसका चाहो उसका इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और उसके बाद खुद को करेक्ट करो। और सर एक हमारे में कमी है, एक चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे सर हम पढ़ते हैं तो जैसे हम मन नहीं पढ़ पाते हैं, लाइब्रेरी में सब तेज तेज पढ़ते हैं, और जब हम तेज तेज पढ़ते हैं तो सब लोग कहते हैं भैया स्लो स्लो पढ़ो, तो कैसे हम सर उसको करें? स्लो हम पढ़ नहीं पाते हैं, जब स्लो पढ़ते हैं तो सो जाते हैं सर। देखो, इस विषय पे मुझे लगता है कि हर एक इंसान की अपनी व्यक्तिगत क्षमता होती है। कुछ लोग मुर्गा प्रकृति के होते हैं, उनको सुबह सुबह पढ़ना पसंद है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं, उनको रात को पढ़ना पसंद है। तो आप जिस प्रवृत्ति के हो, जिस प्रवृत्ति को हो, आप उसको फॉलो करो। अगर आपको सुबह पढ़ना पसंद है तो सुबह पढ़ो, और रात को पढ़ना पसंद है तो रात को पढ़ो। सेकेंडली, मन में बोल करके, मन में पढ़ करके आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो वो अपनी बात को मन में ही रखो, क्योंकि वो एक शेर भी है कि शब्दों को अधरों पे रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकता हूँ, तुम आँखों से बोलो। तो अगर आपको मन में बोल करके पढ़ना पसंद है तो मन में ही रखो, और अगर बोल बोल के पढ़ना पसंद है तो बोल के बोलो। ये बिल्कुल आपकी इंडिविजुअलिटी होती है, आपको जो पसंद है वैसे करो, बस रिजल्ट आना चाहिए। सर मेरे 2 सवाल है कि एक अच्छी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक शुरुआत में तैयारी की, और एक अच्छा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? जहाँ तक बात है कि एक अच्छी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छी दिनचर्या वही है जो आपके रोज़ के टारगेट्स को फुलफ़िल कर दे। आप हर दिन नहाओ नहीं नहाओ, वैसे तो स्टूडेंट वही होता है जो हर दिन ना नहाए। आई थिंक आप में से बहुत सारा ऐसा करते भी होंगे, पर ये देख करके, ये सोच करके, सुन करके ये मत समझना कि मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ। मैं इनफैक्ट ठंड में भी रोज़ नहाता हूँ। मेरे लिए ये क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी था अभी। तो दिनचर्या का टोटल आपका जो अभी समय है वो यही है कि आप हर दिन एक टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना, ये इतने पेजेस पढ़ने, इतने टॉपिक्स कंप्लीट करने, और अगर उस टारगेट को आप फुलफ़िल कर पा रहे हो तो वो आपकी अच्छी दिनचर्या है। और इस दौरान मतलब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप खाने पे थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर बच्चे अपने फूड हैबिट्स को बहुत ख़राब कर लेते हैं। वो खाते नहीं है समय बचाने के डर से, बचाने के उद्देश्य से, या फिर जो मेस या बाकी पीजी के जो लिमिटेशंस है उन सब के कारण। तो थोड़ा खाना हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए, बाहर के खाने या फिर बाकी ना खाना, इन सब से परहेज़ करो। तो एक खाने का को इम्पोर्टेंस दो और दूसरा पढ़ने को इम्पोर्टेंस दो, बाकी की चीज़ें तो आप लोग मैनेज कर ही लेते होगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? हाँ, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो पहले ही मैंने बोला था कि 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हर दिन को 3-4 सेक्शंस में बांट देते हैं और हर सेक्शन में एक खास विषय की पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सहमत हो, सहज हो कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ने के बाद 2 घंटे पॉलिटी पढ़ सकते हो, फिर 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, तो आप ऐसे पढ़ाई कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं कि वो पूरे सब्जेक्ट को या पूरे चैप्टर को पहले फिनिश करते हैं
भले ही उसमें उनको 2 दिन 4 दिन या 1 महीने लग जाए। तो आप जिसमें सहज हो उसमें रहो। और अगर एग्ज़ाम्स के टाइम मैनेजमेंट की बात है या टेस्ट की, तो ये तो प्रैक्टिस से ही संभव है, तो रिगरस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। भैया कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू। भैया मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? देखो, इंटरव्यू के रिगार्ड में ये पहला क्वेश्चन आया और मुझे बहुत सही लगा। दरअसल हम लोग को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी हमें मेंस के रिजल्ट के बाद शुरू करनी चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू की तैयारी आपको प्री के साथ साथ शुरू कर देना चाहिए। इनफैक्ट जिस दिन आपने सोचा है कि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को देना है, आप उस दिन से इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि पर्सनैलिटी 2-4 दिन में या 1-2 महीने में डेवलप नहीं होता है। इसको डेवलप करने में, इसको ठीक करने में 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है। तो ये पहली बात है। बाकी बात है कि मेरे से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो जो मॉक्स में आमतौर पे दिखाए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस आमतौर पे नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सहजतापूर्ण होते हैं। आपके जो डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उससे रिलेटेड होते हैं। मेरे में चूँकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा था, तो मुझसे सिंपली बहुत एक आसान सा प्रश्न पूछा गया कि 1947 से अभी तक के आप किन घटनाओं को ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। और फिर मैंने जब 5-10 घटनाओं की चर्चा की, तो उन्होंने फिर शुरू कर दिया ये पूछना कि आप इस घटना को ऐतिहासिक घटना के रूप में क्या नहीं देखते हैं। फिर मैंने बोला जब हाँ सर देखता हूँ, तो फिर उन्होंने फिर से एक नई घटना की चर्चा कर दी। अब लास्ट में वो 8-10 घटनाएं और जोड़ दी हैं। मुझे लगा अब इससे मुझे बचना चाहिए। मैंने कहा सर इसे मैं व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूँगा। फिर उनका व्यापक परिप्रेक्ष्य आया और क्वेश्चन चेंज हो गया। उसी समय चूँकि 3 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, उससे एक दिन पहले संडे था और उससे एक दिन पहले बजट आया था। तो फिर उन्होंने बजट के बारे में पूछा। उन्होंने इनका एक बहुत आसान सा पहले तो क्वेश्चन था कि 2047 में भारत को कहाँ देखते हो। तो मैंने कहा सर कि 2047 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को विकसित बनाना है। तो मुझे लगता है या तो हम उस समय तक विकसित हो चुके होंगे या विकास के एक बहुत ही अच्छे स्तर पे होंगे और देशवासियों की जीवन की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी। तो फिर उन्होंने बजट से पूछ दिया कि बजट चलो बताओ फिर कि लग रहा है आपको ये बजट विकसित बना देगा भारत को। तो फिर मैंने उसका उत्तर दिया। फिर क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो अगेन उन्होंने हिंदुस्तान और चाइना के बीच के जो संबंध है उस पर बात करना शुरू कर दिया और उसी में मुझे उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की। फिर उन्होंने मेरे हॉबी को बोला कि आपको शेर सुनना पसंद है, तो आप चलो एक शेर का अर्थ बताओ। फिर उन्होंने एक बहुत उर्दू वाला कुछ शेर बताया और मैं अटक गया कि ये क्या हुआ। और उन्होंने बिल्कुल शब्द सा उसका अनुवाद मुझसे पूछा। तो मैंने कहा सर इसका अक्षर सा अनुवाद तो मुझे नहीं पता है, पर इसका भाव कुछ इस तरह से, और वो ठीक था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि एक शेर सुना और फिर मैंने उनको ठीक सा एक शेर चिपकाया और वो बहुत खुश हुए और वो खुश हुए तो मैं भी खुश हो गया, क्योंकि फिर मुझे पता था कि अब मैं इंटरव्यू को अपने तरीके से ड्राइव कर सकूँगा। देन मैं बिहार से आता हूँ, तो उन्होंने पूछा कि बताइए कि बिहार इतना पिछड़ा, अभी प्राचीन काल में इतना समृद्ध राज्य रहा था, इसकी गौरव ऐसी ऐसी थी, तो अभी क्या हुआ है कि ये पूरा निपट हो गया है। तो फिर ये प्रश्न मेरे से 8-10 मॉक्स में पूछे जा चुके थे। फिर मैंने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। फिर मैम ने सोल्यूशन मांगा, तो मैं तो बैठा था इसी चीज़ के लिए, मैंने सोल्यूशन भी दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस क्षेत्र पे काम करना चाहोगे, तो मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा कि अभी क्या समस्या है, उससे रिलेटेड बातें पूछी। एंड देन फिर मुद्दा शेर पे आ गया। उन्होंने पूछा कि शायरी और कविता में क्या अंतर है, तो फिर मैंने वहाँ पे उनको जो मुझे पता था मैंने बताया और फिर इंटरव्यू ओवर हो गया। तो देन जो दिनेश दासा सर का बोर्ड था, ही डायरेक्टली आस्क्ड मी कि आप कुछ पूछना चाहते हो। तो मेरे मन में तो पहले दफ़ा यही आया कि मैं पूछ लूँ सर कितना मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर फिर मुझे लगा ये ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने सर को कहा थैंक यू सर। एंड देन सर स्माइल करना शुरू कर दिए कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत डरा करके भेज रहे हैं, जैसा बाहर में माहौल बनाया जाता है ऐसा तो आपको नहीं फील हो रहा है। तो मैंने उनके साथ मतलब 1 मिनट की एक हल्की सी बातें हुई एंड देन मैंने विश किया और फिर मैं चलता बना और सर भाई ठीक सा मार्क्स 180 दे गए। तो आई हेलो भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि जो हम डेली स्ट्रेटजी बनाते हैं और जब उस पर एक्शन की जब बात आती है
तो क्या होता है कि जितना हमारी अपेक्षा होती है उस तक नहीं, उस अनुसार वो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक अगर आपके अंदर स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत इम्प्रैक्टिकल टाइप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वो बिल्कुल फिक्स करके रखते हैं कि 5:10 मुझे जागना है, 5:38 से पढ़ाई करनी है जो 7:47 तक चलेगी, और ऐसे करते करते वो पूरे डेली का रूटीन पर आते हैं और टोटल 14-15 घंटा पढ़ाई का बांध लेते हैं। और 1-2 दिन तो ये फॉलो भी हो जाता है, पर तीसरे दिन कहते हैं आज चलो मूवी देखने जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं। तो ऐसी अव्यवहारिक स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने शुरू में भी कहा था कि पढ़ाई इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है कि हम लोग 24 घंटा उसके साथ रहे। तो कुल मिला के हमारी स्ट्रेटजी बहुत व्यवहारिक होनी चाहिए, और अगर व्यवहारिक स्ट्रेटजी होने के बावजूद हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो आपको पहले चेक करना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्यों फॉलो नहीं कर पा रहे हो, और अगर इसके लिए आप जिम्मेवार हो तो आपको खुद को पनिश भी करने के लिए पनिश करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पनिशमेंट में ये कर सकते हो कि चूँकि ये चीज़ मुझे पसंद है और इस चीज़ के कारण मेरी स्ट्रैटेजी पूरी नहीं हो पा रही है, विफल हो जा रही है, तो मैं इस चीज़ को त्याग देता हूँ एटलीस्ट आज के लिए, और अगर उससे आपको लाभ मिल रहा है तो आप उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी को आप एक्सेप्ट नहीं पूरा फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आनी चाहिए, आपके अंदर एक अपराध बोध की भावना आनी चाहिए, और फिर उस अपराध बोध की भावना से उभरने के लिए आपको अपने आप पर काम करना चाहिए। हेलो भैया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी धन्यवाद। भैया मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा अटेम्प्ट 26 में है, तो अभी तो हम लोगों का सिलेबस पूरा हुआ नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि मतलब पीटी में मतलब जो जितने सब्जेक्ट हैं उन पे बराबर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण ये हो जाता है कि हम जैसे कि हमको हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी कुछ दूसरों को देख के ना लगता है कि नहीं हमको ये भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर जो हिस्ट्री और जियोग्राफी होता है उनसे कहीं ना कहीं हम उनको पीछे छोड़ देते हैं। तो भैया ये बताइए कि मतलब अगर हम पीटी को क्वालिफाई करने के नज़र से अगर देखें तो कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेटर होगा, कुछ पे हम अधिक ध्यान दें और फिर कुछ को स्किप कर दे तो हमको कोई प्रभाव ना पड़ेगा। देखो, मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा केयरफुल रहो और जो बताया जाता है उसको ध्यान से अगर सुनते हो तो बाकी के नए नए क्वेश्चंस आ सकते हैं। और 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। तो आप अगर इन 5 सब्जेक्ट्स पर अच्छे से ध्यान देते हो तो आप बहुत हद तक कंफर्टेबल हो जाओगे। और करंट अफेयर तो है ही, और व्हेन यू टॉक अबाउट करंट अफेयर तो साइंस, टेक, IR, एग्रीकल्चर सब उसी में शामिल हो जाता है, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। और याद रखना है कि हमें प्री में टॉप नहीं करना है, ईश्वर अगर मौका दे तो मेंस और इंटरव्यू में टॉप करना है, प्री को बस प्री के जैसा देखना है। सो इन टॉपिक्स पे काम करो और इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर, सो यू कैन क्वालिफाई इजली। कंग्रेचुलेसन सर। थैंक यू सर, मेरा क्वेश्चन ये था, हिंदी मीडियम वाले मतलब क्या होता है, सारे सब्जेक्ट तो लेकर चलते हैं लेकिन सी सेट को पीछे छोड़ देते हैं, सी सेट को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? निश्चित रूप से एक सच में बहुत बड़ी चुनौती है, मतलब मेरे लिए भी ये चुनौती है सी सेट, क्योंकि मेरा ये एक डाउट ये भी है कि आप किस तरह से मतलब प्रैक्टिस करते थे? देखो, ये मेरा चौथा प्रयास है, मैंने चौथे प्रयास में सफलता मुझे मिली है। 2021 में मैंने पहला प्रयास दिया था तो वो कोइंसिडेंटली मेरा प्री क्लियर हो गया था, और उसके बाद एक्सीडेंटली दूसरे और तीसरे में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ, और जो नहीं क्लियर हुआ उसका जस्ट एक रीज़न था, वो था सी सेट कुछ नंबरों से रह जाना। तो 2023 का जो मैंने सी सेट दिया वो मुझे लगा सी सेट की जगह पे एस हट गया, वो सिर्फ कैट है। और फिर मैं इस मुद्रा में आ गया कि GS पेपर 1 को तो मैं आसानी से सॉल्व कर ही लेता हूँ। इनफैक्ट उसमें दशा ये होती है कि मेरी जो अपनी कटअप वाली सीमा है उससे मेरे मार्क्स इतने रहते हैं कि अगर 2-2 नंबर में 5-7 को बांट भी दूँ तो भी मेरे पास काफ़ी मार्क्स बच जाएंगे। तो मैंने फिर मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ध्यान दिया। देखो, मेरा क्या होता था कि चूँकि आपको पता होगा आई एम विजुअली चैलेंज्ड, तो मुझे एक स्क्राइब लेना होता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो मैंने हिंदी माध्यम से तैयारी की है। मेरा स्क्राइब आमतौर पे अंग्रेज होता था, तो वो कॉम्प्रिहेंशंस को इंग्लिश में पढ़ता था, तो वैसे मैं इंग्लिश के साथ बहुत सहज हूँ, पर तैयारी जब हिंदी में मैंने की है तो अचानक इंग्लिश में वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में शिफ्ट हो जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
और फिर उसको हिंदी में कहते भी बोधगम्यता। तो अगर उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में थोड़ी भी चूक हो रही है तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। तो फिर मैंने तीसरे प्रयास के बाद जो सीसैट जब कैट बन गया था तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन की बात छोड़ दी और मैंने जानबूझ करके रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान देना शुरू किया। एंड रियली मेरी स्थिति ये हो गई थी कि अब सच में अगर कैट का भी एग्ज़ाम आया तो मैं मैथ्स और रीजनिंग को तो छोड़ूंगा नहीं। और हुआ ऐसा ही कि 2024 में टोटल 52 या 53 मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए। मैंने करीब 50 सॉल्व किया जिसमें लगभग 45 सही रहे। तो ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, पर ये स्ट्रैटेजी नहीं मैं नहीं मानता कि आप सबको फॉलो करना चाहिए। सॉरी आप क्या के लिए एनसीईआरटी सही रहेगा? सॉरी सीसैट के लिए एनसीईआरटी की बुक आती नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। नहीं जैसे कि 6 और 12 11 आती है जो एनसीईआरटी का मैथ्स के लिए नहीं बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीसैट के लिए जो, क्योंकि अगर आप 9th-10th की एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो बहुत सारा फार्मूला याद करना होगा और एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ याद आ जाता है, बस फार्मूला याद नहीं आता है। तो उसमें ट्रिक्स को आप देख सकते हो, आपको क्लास में ऐसे ट्रिक्स बताए जाते होंगे, सीसैट के लेक्चर्स क्लासेस ऑर्गेनाइज किए गए होंगे, या यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स सीसैट पढ़ाते हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैंने बोला कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग को भी अपना मूल हथियार बना लिया था बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर, पर ये लैंग्वेज बैरियर आप पर लागू नहीं होता है। तो आपके लिए जो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा या सुझाव ये होगा कि आप कॉम्प्रिहेंशन पर विशेष ध्यान दो। हर दिन 2-3 कॉम्प्रिहेंशन बनाया करो, और जिनके एग्ज़ाम्स अभी है नेक्स्ट मंथ उनको तो चाहिए कि 5-10 कॉम्प्रिहेंशन हर दिन बनाए। इससे कॉम्प्रिहेंशन की में उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और अगर आप 25 में से 20-22 कॉम्प्रिहेंशन ठीक कर लेते हो तो आप काफ़ी सेफ हो सकते हो। एट द सेम टाइम जो मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि नंबर सिस्टम हो गया, या टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, LCM HCF हो गया, एवरेज हो गया, या रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, पजल, अभी तो खैर पजल के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्लॉक कैलेंडर, अरिथमेटिक रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। तो 10-12 दिन अगर इस पर फोकस करो तो आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन अलॉन्ग विथ मैथ्स एंड रीजनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से सीसैट क्लियर करवा सकता है। कॉम्प्रिहेंशन में जो क्रक्स रहते हैं तो आप बहुत आराम से पढ़ो, क्वेश्चंस को बहुत तेज़ी से पढ़ने की जगह पे बहुत आराम से पढ़ो। और शुरू में हो सकता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्रक्स को समझने में समस्या आए, बट अल्टीमेटली जब आप कुछ कॉम्प्रिहेंशंस को सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपके लिए वो काफ़ी सहज हो जाता है। हेलो सर। हाय। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका, जैसे कि आपने बताया कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल में करंट की कोई भूमिका होती है? यदि होती है तो इसको फिर कैसे उससे कनेक्ट करके पढ़े? देखो, हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे ये माना जाता है कि ये एक डेड सब्जेक्ट है, कि आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है कि ये डेड सब्जेक्ट है तो मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं होता हूँ, क्योंकि इसमें भी करंट की घटनाएं घटित होते रहती है और बहुत सारी खबरें न्यूज़ में आते रहती है। पर हाँ, ऑप्शनल के रूप में अगर आप एक बार हिस्ट्री ऑप्शनल को तैयार कर लेते हो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत होती नहीं है। तीसरी बात है कि आप करंट से अगर इसको जोड़ना चाहो तो निश्चित रूप से मैंने पहले बताया था इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आप हिस्ट्री की तैयारी को या हिस्ट्री की पढ़ाई को दूसरे सब्जेक्ट्स, इवन करंट अफेयर के साथ जोड़ सकते हो। जैसे वेस्ट एशिया में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक हिस्ट्री का आपके पास नॉलेज ना हो। अगर आप इंडो चाइना रिलेशन को समझना चाहो तो बिना हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग का आप शायद ना समझ पाओ। तो ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हो उसको दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ो, और यही बात दूसरे सब्जेक्ट्स पर लागू होती है। किसी देश की संस्कृति वैसे ही होती है जैसे उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश का भूगोल होता है। तो आप जब भूगोल पढ़ो तो उसको आप कल्चर के साथ या इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हो। निश्चित रूप से शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बट वो उतना ही ज़्यादा पे भी करता है आपको, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल भी होता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल में 250 क्लासेस है और उसको करना एक बहुत बड़ी चुनौती मतलब आती है सर, तो उसको कैसे मतलब करें कि
कर देखो सकें। हिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में एक मिथ ये है कि ये बहुत बड़ा है, सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस भी उतना ही है जितना बाकी के सब्जेक्ट्स का है। फॉर एग्जांपल आप जब PSIR की बात करते हो तो हो सकता है 150-200 लेक्चर्स में उसका ऑप्शनल फिनिश्ड हो जाता हो, बट फिर करंट अफेयर से आपको रेगुलरली उसको अपडेट करना होता है, तो अल्टीमेटली ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। जबकि हिस्ट्री ऑप्शनल को अगर आप एक बार फिनिश कर लो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपडेट करना नहीं पड़ेगा। तो हिस्ट्री ऑप्शनल में मुझे ये एक एडवांटेज लगता है और शायद इसी कारण से मैंने हिस्ट्री को चुना था कि रोज़ रोज़ के सिर दर्द से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पहले आपको भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब शॉर्ट नोट्स कितना बनाते थे और कितना इस पर मतलब काम करना चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए? सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है। बहुत सारे बच्चे या अधिकांश बच्चे तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मैं अपनी अगर बात करूँ तो कुछ सब्जेक्ट्स को अगर छोड़ दूँ तो मैंने नोट्स बनाया ही नहीं, तो शॉर्ट तो क्या ही बनाऊँगा। और एक क्वेश्चन और था, जो फैक्ट को कितना देखना चाहिए इसमें, या मतलब ज़्यादा कितना काम करना चाहिए फैक्ट पर लेकर? देखो उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जो बना बनाया ढर रहा है, मैं उससे बहुत ही अलग टाइप का इंसान रहा हूँ। मैंने शुरू में बताया मैंने द हिंदू देखा भी नहीं, ये योजना और कुरुक्षेत्र हाथ भी नहीं लगाया है। नोट्स तो मैंने बोला कि 1-2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के मैंने बनाया ही नहीं है। अब बात आती है फैक्ट्स की, तो फैक्ट्स तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट फैक्ट का महत्व दाल में नमक के बराबर होता है। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट की जगह पे बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, और बस अलग अलग फैक्ट से आप अपने उस कंटेंट को या अपने उस कंसेप्ट को परिपुष्ट करते रहो। तो फैक्ट की भूमिका नमक के बराबर है। अगर नमक दाल में नहीं होगा तो दाल अच्छी नहीं लगेगी, पर नमक तेज अगर हो जाए तो फिर दाल भी अच्छी नहीं लगेगी। सो फैक्ट से खुद को अपडेटेड रखो, बट उसके जो भी शर्तें हैं उसको फॉलो करो। सर एग्जाम से पहले सीसेट पर कितना फोकस करना चाहिए? एग्जाम से कुछ दिन पहले, सॉरी, एग्जाम से कुछ दिन पहले सीसेट पर कितना फोकस करना चाहिए? सीसेट पे फोकस, सीसेट पे फोकस की बात कर रहे हो आप? जी जी। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड या किसी भी तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाने में बहुत कंफर्टेबल हो, 2 घंटे में आप 80-85 स्कोर कर ले जा रहे हो, और विशेष करके 2023 के क्वेश्चंस को या 2022 के या 2024 के क्वेश्चंस को, तो आप कंफर्टेबल हो, फिर आप 10-12 साल का PYQ लगा लो। बट अगर उसमें आप असहज हो तो आपको चाहिए कि आप सीसेट पे बहुत अच्छे से फोकस करो। और आमतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो अगर सीसेट को लेकर के एग्ज़ाम से 3-4 महीने से काम करना शुरू कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कांग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू भैया मेरा एक सवाल है कि प्रिपरेशन के दौरान पेशेंस नहीं रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है पेशेंस। आपने कैसे पेशेंस रखा? आपने अभी बताया कि आपका चौथा अटेम्प्ट, तो ऐसे में पेशेंस आपने कैसे, ज़रा इसके बारे में। बहुत आपने सही कहा। मेरे पास चूँकि ऑप्शंस नहीं थे पेशेंस रखने के अतिरिक्त। कहा जाता है टू हैव नो ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जिनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और सब में कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, और दे विल एंड अप कि उनका कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो UPSC भी दे रहे, PCS भी दे रहे हैं। मैं यू कीप क्वाइट प्लीज़, थोड़ा आप शांत अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स देते हैं, पर मेरा बहुत क्लियर था, फोकस था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। और जब शुरू के अटैम्प्ट्स में मुझे UPSC में सफलता नहीं मिल रही थी, एट द सेम टाइम मैंने BPSC में भी कोशिशें शुरू कर दी थी, और इसका परिणाम ये हुआ था कि UPSC का रिजल्ट आने से पहले 69th BPSC में मेरा एक ठीक से रैंक के साथ रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका था। आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में इंग्लिश की क्या भूमिका है और कैसे पढ़ाई, इंग्लिश कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें? देखो इंग्लिश की भूमिका की बात है तो इस एग्ज़ाम में एज सच इंग्लिश की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। मेंस में एक पेपर क्वालिफाइंग होता है जिसमें सिर्फ 25% मार्क्स लाना होता है, तो आप थोड़ा भी इंग्लिश में सहज हो या इंग्लिश के प्रति थोड़ा भी समर्पित हो तो वो बहुत पर्याप्त होता है। देखो एक बात ये भी है कि हम लोग इंग्लिश के प्रति बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं, पर इंग्लिश इतना ज़्यादा भयानक होता नहीं है। तो बहुत प्यारी सी भाषा है। हम लोग को लग रहा होता है कि इंग्लिश या अंग्रेज़ों की भाषा है, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत छोड़ के गए हैं, बट ये एक लिंकिंग लैंग्वेज है जो एक दूसरे को जोड़ रहा होता है। तो थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति सहज रहो और उसके साथ अपनापन का भाव रखो, और इसके लिए आप
जो बेसिक बुक्स होते हैं उन सबको रीड करने की हैबिट डालो। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने की तो मैं वैसे भी सुझाव नहीं दूंगा, मैंने खुद नहीं किया तो मैं क्या ही सुझाव दूं। बट आप इंग्लिश न्यूज़, अभी पॉडकास्ट का ज़माना है तो आप इंग्लिश पॉडकास्ट को देख सकते हो, क्योंकि आप लोग वही तो देखते होगे। फिर इंग्लिश मूवीज़ को थोड़ा बहुत देख सकते हो कि शायद इसके एक तरफ आपका इंजॉय भी आप कर लोगे, दूसरे तरफ कुछ कुछ चीज़ें सीख भी लोगे। शुरुआत में तो काला अक्षर भैंस बराबर लगेगा, बट अल्टीमेटली यू विल स्टार्ट की हाँ क्या वो बोल रहा है वो समझ पाओगे। फिर मैंने कहा था कि मैं रेडियो पे समाचार संध्या या समाचार प्रभात सुना करता हूँ, तो आप थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के मॉर्निंग न्यूज़ और इवनिंग न्यूज़ सुन सकते हो। तो इन सब से इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर दोस्तों के बीच में इंग्लिश में बातें करो, आई के साथ आर लगा, यू के साथ एम लगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, सबसे पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, सॉरी बधाई हो बधाई हो, क्योंकि कई लोग ऐसे बोले तो हम सुनते सुनते फिर मेरा भी यही हो गया। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आपके लिए लिखा है, उनको किसी ने बधाई नहीं दिया। तो मेरे बड़े भाई जिन्होंने आपका सहयोग किया, तो भाई एक बार देख लीजिए इधर, बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी बधाई हो। दूसरा मेरा कोई आपकी सोची सच समझे रणनीति तो नहीं है फेमस होने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मेरे यहाँ आने से पहले कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मेरे भाइयों ने यहाँ जो सवाल पूछा उससे मैं संतुष्ट हो गया। तो फिर से बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। कांग्रेचुलेसन सर जी। थैंक यू सर। मेरा क्वेश्चन था, जैसे सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन की भूमिका अधिक रहती है, मतलब उसका भी भूमिका 40% अप्रॉक्स। तो सर जब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो पैसेज पढ़ने के बाद 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन सर बहुत लगते हैं दोनों सही है, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कैसे करें पैसेज पढ़ने के बाद? देखो, इसके लिए प्रैक्टिस ही की टू सक्सेस है। आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, उसके जो शब्द है, अनुगमन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, आप इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से समझो और उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करते रहो। आई थिंक ये ही एक तरीका है जिससे आप पैसेज को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हो। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि पीटी में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, जीएस और सीसेट दोनों में कितने मैक्सिमम ये करने आपके चाहिए? एक्यूरेसी पर निर्भर करता है। अभी अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो अगर आप किसी भी तरीके से 100 के आसपास स्कोर कर पा रहे हो तो आप बहुत कंफर्टेबल होगे प्री में, पेपर 1 में। और ये आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। उसी तरह से सीसैट में आप कितना कंफर्टेबल, आपकी एक्यूरेसी कितनी, स्पीड कितनी है, इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, बिकॉज इन सब के आंसर बहुत ही ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आंसर करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।